हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मूवी ड्रामा लॉग में। चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। आज की फिल्म का नाम है मो आई द कर्स्ड मास्क। एक वस्तुएं जो हजारों वर्षों के बलिदान और विश्वास को संजोए हुए हैं, एक बार जब वे लोगों के अंतहीन जुनून और नफरत से दूषित हो जाती हैं, तो वे पवित्र उपकरणों से पूरी तरह से जान लेने वाली बुरी वस्तुओं में बदल जाती हैं। वे बलि के मुखौटे जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए और उन्हें पहनना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुखौटा जीवित व्यक्ति के चेहरे को ढाकता है, लेकिन जो आकर्षित करता है वह पाताल के भूत प्रेत और देवता होते हैं। आइलैंड के उत्तर पूर्वी लोई प्रांत का दानसाई जिला दुनिया भर में प्रसिद्ध घोस्ट फेस फेस्टिवल का जन्म स्थान है। हर साल जून और जुलाई के बीच यह दूर दराज का जिला एक भव्य उत्सव आयोजित करता है। अनगिनत ग्रामीण नारियल के तनों और किपकिप चावल के स्टीम से बने डरावने भूत के मुखौटे पहनकर सड़कों पर बेखौफ होकर जश्न मनाते हैं। घोस्ट फेस फेस्टिवल का अर्थ है पीछा करने वाली आत्माएं। स्थानीय लोगों की धारणा में ये आत्माएं उनके अपने पूर्वज हैं। पूर्वज कभी गायब नहीं हुए, बल्कि वे हर जगह भटकते और रक्षा करते रहते हैं। हर साल उत्सव के समय आत्माओं को जगाया जाता है और वे जुलूस में शामिल होकर अगली पीढ़ियों के दुर्भाग्य को दूर करती हैं। उत्सव समाप्त होने के बाद मकारटून को स्थानीय मोन नदी में फेंक दिया जाता है ताकि सारी अशुभ चीजें दूर हो सकें। यदि उत्सव के बाद बारिश होती है तो यह साबित करता है कि पूर्वजों ने सभी की प्रार्थना सुन ली है। जॉय वही का एक गरीब फेरीवाला है जो अपनी बूढ़ी दादी याशिन और अपनी बहरी बहन जेन के साथ रहता है। जीवन गरीब लेकिन शांतिपूर्ण है। हालांकि जॉय के लिए बचपन काफी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। मां की मृत्यु जेन को जन्म देते समय अचानक हो गई। पिता पोंग एक फॉरेस्ट रेंजर थे, लेकिन जब जॉय छोटा था, पोंग की अचानक अपने काम की जगह पर मृत्यु हो गई। उस दिन पिता मूल रूप से घोस्ट फेस फेस्टिवल के लिए एक भव्य मुखौटा बना रहे थे, लेकिन रात में जॉय के कानों में अचानक एक अजीब गाना सुनाई दिया। छोटा होने के कारण वह समझ नहीं पाया और गाने के साथ पिता के काम करने वाले शेड में आ गया। दूर से देखने पर एक आकृति वहां स्थिर बैठी थी। करीब आने तक जॉय को पता चला कि वह आकृति उसके पिता ही थे। पोंग के चेहरे पर वही मुखौटा था जो अभी अभी बना था। जब जॉय ने रोशनी डाली तो उसने पाया कि मूल रूप से आंखों वाली जगह पर घने बाल थे। हैरान जॉय ने धीरे से मुखौटा हटाया, लेकिन उसका स्वागत पिता के 180 डिग्री मुड़े हुए सिर ने किया। जॉय देख नहीं सका, लेकिन मृत पोंग की दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। मुंह अजीब तरह से कानों तक फटा हुआ था और पूरे चेहरे से खून बह रहा था, जो बहुत डरावना था। डर के मारे जॉय मुड़कर भागा, लेकिन जंगल के बाहर अचानक एक विशाल आकृति दिखाई दी, जो दूर से देखने पर क्या वही देवता नहीं थे जिन्हें स्थानीय लोग मानते थे। समय बीतकर साल 2025 आ गया। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। पत्रकार नेट और फिल्म भी इस भव्य उत्सव को रिकॉर्ड करने के लिए वहां आए। बस नेट को घोस्ट फेस फेस्टिवल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह स्थानीय लोगों को बहुत मूर्ख मानता था। जैसे ही यह बात निकली, स्थानीय नागरिक के रूप में फिल्म डर गया और तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, यह उम्मीद करते हुए कि देवता उसे दोष न दें। यह सब नेट की बकवास है। जैसे ही बात खत्म हुई, नेट ने देखा कि दूर जंगल में एक पुतले जैसी आकृति उसे घूर रही है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ध्यान से देख पाता, जॉय वहां आ गया। नेट डर गया और गुस्से में भाई बहन को वहां से भगा दिया। आज की बिक्री अच्छी नहीं थी। जॉय पहले से ही बहुत परेशान था, लेकिन घर लौटने पर दादी फिर से होश खोकर कह रही थी कि उनका बेटा मरा नहीं है। यह सुनकर जॉय को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधे दादी के सामने आकर सच बताया, और यह भी कि दादी ने ही पिता को श्राप दिया था। दादी ने घर को वेदी के ऊपर बनाया था, जिससे पूर्वजों के देवता नाराज हो गए और श्राप दे दिया। जॉय यहाँ के जीवन से थक चुका था। वह जेन के इलाज के लिए बैंकॉक जाकर काम करना चाहता था। लड़ते हुए भाई और दादी को देखकर छोटी जेन समझाने के लिए आगे आई, लेकिन जॉय ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में पिता का बनाया मुखौटा तोड़ दिया। जॉय चाहता था कि दादी होश में आए और दुख में न डूबी रहें, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि शायद यह दादी के जीवन की सबसे असहनीय सच्चाई थी। लेकिन साथ ही पिता की मृत्यु के समय का दृश्य भी जॉय के दिमाग में बसा हुआ था। उसे डर था कि श्राप अभी भी रुका नहीं है। तो अगला मरने वाला कौन होगा, दादी या बहन? दोस्त के रूप में बोल हमेशा दादी के प्रति सहानुभूति रखती थी,
जिन्होंने अपनी बहू और बेटे को खो दिया था और अकेले ही पोते पोती को पाला था। अब दादी को ग्रामीणों का अपमान भी सहना पड़ता था। सबको लगता था कि दादी ने परंपरा तोड़ी है और उनके परिवार पर श्राप वाजिब है। जब जॉय और बोल बात कर रहे थे, जेन दूर चली गई। उसने नदी किनारे पड़ा एक मुखौटा देखा और जिज्ञासावश उसे पहन लिया। उसे नदी के दूसरी तरफ एक भयानक आकृति दिखाई दी, लेकिन बोल ने समय पर आकर मुखौटा हटा दिया। नदी में फेंके गए मकार्टून को कभी नहीं उठाना चाहिए। जेन ने बताया कि उसने नदी के पार एक आकृति देखी जो जॉय की ओर हाथ हिला रही थी। यह सुनकर जॉय का शरीर ठंडा पड़ गया। देर रात दादी घर से निकल गईं। उन्होंने पीछे आ रही भयानक आकृति को नहीं देखा। जब वे फिर से मिली तो वे वेदी के पीछे पेड़ की शाखा पर लटकी हुई थीं। उनके चेहरे पर वही भयानक मुखौटा था और उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही हुई थी जैसे उनके बेटे की, मुंह कानों तक फटा हुआ। पुलिस आई, लेकिन गांव वालों को कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि वह इसी के लायक थी और अब जॉय और जेन की बारी है। नेट और फिल्म ने साजन से बात की। स्थानीय लोगों के अनुसार जॉय के परिवार ने विश्वास तोड़ा था, जिससे आपदा आई। गांव की वेदी दादी के पति की जमीन पर बनी थी, जिसे गांव ने वापस ले लिया था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद दादी ने वह जमीन घर बनाने के लिए वापस ले ली। दादी का परिवार पहले अमीर था, लेकिन जब से वेदी की जमीन ली, वे गरीब हो गए। बहू की मृत्यु जेन के जन्म पर हुई। जेन बहरी हो गई और फिर पोंग की मृत्यु हुई। तभी सरपंच अक्कर ने उन्हें टूकत हुए कहा कि नेट की बातें देवता को नाराज कर सकती हैं। नेट ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जॉय और जेन रो रहे थे। जॉय अपनी बहन को दिलासा दे रहा था, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुका था। बोल उसे संभाल रही थी। साजंट ने बताया कि दादी की मौत शायद आत्महत्या थी क्योंकि मौके पर कोई और निशान नहीं मिले। लेकिन अक्कर ने कहा कि उन्हें देवता ने मारा है। उसने जॉय को जमीन बेचने और वेदी फिर से बनाने की सलाह दी ताकि वह बैंकॉक जा सके। नेट और फिल्म ने वीडियो में देखा कि दादी के बालों में पीले कण थे और स्क्रीन पर एक भयानक परछाई थी। नेट को लगा कि यह किसी इंसान का काम है। वह जॉय के पास गया। जॉय को लगा कि नेट उसकी आंखों देखी सच्चाई को गलत बता रहा है। बोल ने नेट को भगा दिया। रात में जॉय को वही भयानक दृश्य और डरावनी आंखें दिखाई दीं। वह डर कर उठा तो जेन गायब थी। उसे पीछे से ताबूत के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। जेन वहां थी और वह लड़की जो कभी बोल नहीं सकती थी, अब अपनी मृत दादी से बात कर रही थी। इस भयानक दृश्य ने जॉय की रीढ़ में कंपन पैदा कर दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और अपनी बहन को जगाना चाहा, तभी ताबूत अचानक जोर जोर से हिलने लगा। उसकी बहन, जो बचपन से बोल नहीं सकती थी, अचानक बोलने लगी और अपनी मृत दादी से पूछने लगी कि क्या वह उसे और उसके भाई को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। इस खौफनाक मंजर ने जॉय को डरा दिया। तभी जेन पीछे मुड़ी और जॉय के पीछे इशारा किया। वहां वही जानी पहचानी झंझनाहट की आवाज थी, जो भूतिया पूर्वजों के आने का संकेत थी। जॉय के पीछे सब खाली था, लेकिन जैसे ही वह दोबारा मुड़ा, वही डरावना मुखौटा उसके सामने खड़ा था। बिजली कड़कने के साथ जॉय आखिरकार सपने से जाग गया। हकीकत में भी उसकी बहन वहां नहीं थी। जॉय घबराकर उसे ढूंढने लगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वह नदी किनारे पहुंचा, तो उसने किनारे पर वही मुखौटा देखा। अचानक उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वह रोते हुए पूर्वजों से अपनी बहन को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगा। तभी वह झंझनाहट फिर सुनाई दी। जॉय आवाज का पीछा करते हुए अपने पिता के पुराने काम करने वाली जगह पर पहुंचा। उस पुराने शेड में कदम रखते ही उसे डर था कि कहीं वह फिर से वही खौफनाक मंजर न देख ले, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई और देखा कि बीच में एक तहखाना था। वह जगह बहुत अंधेरी थी। दीवारों पर वही खतरनाक मुखौटे लटके थे और लोहे के बक्सों में हड्डियां थीं। जॉय डरकर पीछे हटा, तभी लाइट खराब हो गई। वह गहराई में गया और उसे उसकी बहन बेहोश मिली। जैसे ही उसने उसे उठाकर भागना चाहा, वही डरावना साया फिर सामने आ गया। जॉय अपनी पूरी जान लगाकर भागा, लेकिन सड़क पर आते ही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जब जॉय की आंख खुली, तो नेट उसके पास थी। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी और जैन भी सुरक्षित थी। जॉय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जैन के चिल्लाने की आवाज आई। जॉय ने तुरंत सुई निकाली और जैन के पास भागा ताकि उसे शांत कर सके। अब जॉय ने ठान लिया था और अपने दोस्त पोल को पुलिस बुलाने के लिए कहा। जब वे पुलिस के साथ उस तहखाने में पहुंचे, तो वहां सब खाली था।
न हड्डियां वाला बक्सा था और न ही दीवार पर मुखौटे। लेकिन इससे जॉय का शक और पक्का हो गया कि यह सब कोई श्राप नहीं बल्कि इंसानों की करतूत है। उसे यकीन था कि किसी ने श्राप का ढोंग करके उसके परिवार को बर्बाद किया है। आर्ट को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने जॉय को डांटा। इसके बाद पुलिस वाले दोस्त पोल ने सलाह दी कि जॉय को जैन को लेकर बैंकॉक चले जाना चाहिए। अगर जॉय का शक सही है तो कातिल उन्हें नहीं छोड़ेगा। जॉय को अपनी नहीं, अपनी बहन की फिक्र थी। जॉय के दिल में एक राज था। बचपन में उसने सोचा था कि अगर बहन न होती तो शायद उसकी माँ और पिता बच जाते। इसी वजह से उसने बचपन में अपनी बहन को नदी किनारे अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जैन की सुनने की शक्ति चली गई थी। जॉय को इस बात का हमेशा अफसोस रहा। अब उसने तय किया कि वह सच सामने लाएगा और पिता और दादी का बदला लेगा। नेट ने गांव के प्रधान आर्ट का इंटरव्यू लिया और उन सबूतों की बात की जो जॉय को मिले थे। जॉय के पिता की मौत से पहले वे आर्ट पर मुकदमा करने वाले थे क्योंकि आर्ट ने गांव के पेड़ अवैध रूप से कटवाए थे। अगर मुकदमा सफल होता तो आर्ट को जेल हो जाती और उसका चुनाव लड़ने का हक भी छिन जाता। यह सुनकर आर्ट भड़क गया और कहा कि पेड़ बारिश से गिरे थे और जॉय का परिवार अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। हालांकि वहां से कुछ नहीं मिला, लेकिन नेट को आर्ट के बेटे से एक सुराग मिला कि जिस रात हादसा हुआ उस रात कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। नेट ने पास की दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखे और पाया कि उस रात पीड़ित व्यक्ति उस तरफ नहीं गया था जहां उसकी लाश मिली थी, बल्कि वह गांव की तरफ जा रहा था। नेट और पाम सुराग ढूंढने निकले। जॉय को अपनी दादी की वह बात याद आई जब वह मुखौटा पकड़कर रो रही थी। जॉय ने मुखौटा खोलकर देखा तो अंदर उसके पिता द्वारा लिखा गया सच छिपा था। सच यह था कि साजंट और पोंग एक गिरोह का हिस्सा थे जो महिलाओं की तस्करी करते थे। पोंग में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी और जब उसने साजंट को एक बीमार लड़की को मारते देखा तो उसने काम छोड़ने की बात की। साजंट ने राज छुपाने के लिए पोंग को मार दिया और उसे पूर्वजों का श्राप करार दे दिया। तभी साजंट घर आ गया और नेट मूर्ति के पीछे छिप गई। पामा ने उसे बचाने के लिए दरवाजा खटखटाया और इंटरव्यू का बहाना बनाया, लेकिन चालाक साजंट समझ गया और उसने पामा को गन पॉइंट पर ले लिया। नेट को बाहर आना पड़ा। हाथापाई में साजंट ने पामा को गोली मार दी। तभी छोटी चाची वहां पहुंची और साजंट को पीछे से गिरा दिया। तभी पोल पुलिस के साथ वहां आ पहुंचा, लेकिन बाद में चाची और नेट को अगवा कर लिया गया। जब उनकी आंख खुली तो वे उसी शेड में बंधे थे जहां जॉय के पिता की मौत हुई थी। उनके सामने पोल खड़ा था और उसके पीछे क्रूर साजंट। असल में पोल भी इस साजिश का हिस्सा था। चाची को पहले ही शक हो गया था क्योंकि उसने भागते हुए शख्स का जो हुलिया देखा था वह पोल जैसा ही था। साजंट ने पोल से चाची को मारने को कहा, लेकिन पोल अपनी पुरानी सहेली पर हाथ नहीं उठा पाया। साजंट ने गुस्से में पोल को ही गोली मार दी। जैसे ही साजंट ने चाची को जलाने के लिए लाइट जलाया, वह खुद डरकर नीचे गिर गया। उसने कुछ भयानक देखा था। जॉय के पीछे एक विशाल साया उभरा, वही मुखौटे वाला भयानक रूप। साजंट डरकर जंगल की तरफ भागा और हमेशा के लिए गायब हो गया। जॉय ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे थे। तभी आसमान से सुनहरी बारिश हुई और सब सुरक्षित बच गए। शायद भगवान ने जॉय की प्रार्थना सुन ली थी। साजंट को पूर्वजों की आत्माएं अपने साथ ले गईं। फिल्म का नाम मोजाई द कास्ट मास्क 2025 की थाई हॉरर फिल्म। यह कहानी दिखाती है कि श्राप के पीछे असल में इंसान का लालच और क्रूरता होती है।